चलो देखो पिछले क्लास में हम क्या बता दिए थे, यानी पिछले क्लास हम चैप्टर स्टार्ट हुआ था, है ना। तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हम उसमें क्या बता दिए थे, है ना। यानी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हम क्या बताए थे। तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो समझते हैं कि क्या क्या हो गया था। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन पहला पॉइंट। अगर प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो अपवर्तन किसे कहते हैं, तो हम क्या बताए थे कि प्रकाश एक माध्यम से किसी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो क्या होती है, यानी सीधा ना जाते हुए वो क्या होता है कि ये जो अविलंब है, लाइन खिंचाता नहीं है सीधा। देखो जैसे मान लो कि कोई भी सतह है, तो कोई भी सतह है, तो यहाँ से अगर प्रकाश आए तो इसको सीधा निकलना चाहिए था, ठीक है, ऐसे निकलना चाहिए था। लेकिन ये जैसे ही सतह से टकराएगा तो ये क्या होता है कि अविलंब से मुड़ जाती है, या तो इधर मुड़ जाएगा या तो इधर मुड़ जाएगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो यही प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ये हम बता दिए थे अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें ये भी बता दिए थे अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण, यानी कहने का अर्थ जो मान लो कि यहाँ सूर्य से प्रकाश निकली, ठीक है, तो कहने का अर्थ प्रकाश की किरण जो निकली और जहाँ के किसी सतह पर जो टकराई, तो कहने का अर्थ जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम क्या बोले थे, तो इसको हम बोले थे आपतित किरण। क्या बोले थे, आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण बोले थे। दूसरी बात कि सतह से टकराता, यानी जहाँ सतह से जिस बिंदु पर टकराता है, मान लो ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर किरण आपतित किरण टकरा रही है, तो इसको हम क्या बोले थे, तो ये क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु। तो इसमें कोई दिक्कत है ना। यानी ये आपतित किरण क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम देखें आपतन बिंदु क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया पिछली क्लास में तो अब देख लो, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जो किरण, यानी कहने का अर्थ है प्रकाश की किरण जो आती है, कहने का अर्थ है यहाँ से प्रकाश की किरण जो आ रही है, तो आ रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो किरण आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। और यही आपतित किरण कहने का अर्थ सिंपल सा कि जो किरण आती है ना, जिस बिंदु से टकरा रही है, कहाँ टकरा रही है, यानी सतह के जिस बिंदु से टकरा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपतित किरण, अब यहाँ पर बात समझना, ठीक है। तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराई और टकराने के बाद, है ना, यानी कहने का अर्थ मान लो कि ये सघन माध्यम है, ये क्या है, माध्यम दोनों का चेंज है, ये विरल माध्यम है। तो कहने का अर्थ सिंपल सा सघन माध्यम है और विरल माध्यम है, ठीक है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, नज़दीक जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या है, अब देखो पहले इसको समझने से पहले अभिलंब समझ लेते हैं। तो कहने का अर्थ किसी सतह पर कोई भी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहता, अभिलंब कहलाता है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभिलंब कहलाता है। तो कहने का अर्थ है किसी, यानी किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि पहला पॉइंट जो किरण आती है, तो आती है किसी सतह से टकराती है, तो कहने का अर्थ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि जिस बिंदु से टकराती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब वो क्या कहलाता, अभिलंब कहलाता। ये 3 पॉइंट हो गया। दूसरी बात अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो हम मानते हैं इसको सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है, ठीक है। अब इधर एक और लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात समझना, ठीक है। तो देखो ये अभिलंब है, ठीक है, सीधा खिंचाता नहीं है थोड़ा, है ना। तो देखो ये अभिलंब है, ठीक है। तो ये अभिलंब है। अब बताओ ये अभिलंब है, तो यहाँ पर बात देखो, ये अभिलंब है तो जाना, तो ये सघन है, ये विरल है, ठीक है। यहाँ भी इसको मिटा के हम बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये सघन है, ये सघन, इसमें सघन और विरल लिए, अब इसमें ले लेते हैं विरल और सघन, विरल और सघन। समझने के लिए देखो क्या है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो विरल से जब भी सघन में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, किधर हटेगा, दूर हटेगा। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गया, जाना चाहिए इधर, चल गया इधर। उसी तरह अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी हम मिटाते हैं इसको, ठीक है।
है ना। तो देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखो जाना चाहिए इसको इधर सीधा, है ना, लेकिन सॉरी विरल से सघन में जाएगा, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो विरल यानी सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो ई क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा, सघन से विरल जाएगा, ठीक है। तो सघन से विरल जाएगा तो इसको पहले मिटाते हैं, है ना। सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब, विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब के नहीं दिख जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये क्या है, तो ये है आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, ये क्या है तो ये है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब है ना। और ये क्या है तो ये सतह है, ये वाला क्या है सतह है ना। और यहाँ पर अगर देखें, यहाँ अगर बिंदु देते हैं तो ये वाला क्या है तो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो किरण यानी कहने का अर्थ देखो, आपतित किरण आई किसी बिंदु से टकराने के बाद उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या निकल गया, क्या दूर, अभिलंब से दूर हो गया। क्योंकि ये देखो अभिलंब से दूर है ना, अभिलंब से काफ़ी दूर है, तो अभिलंब से काफ़ी दूर है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं अपवर्तित किरण, क्या कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ भी ये क्या है अपवर्तित किरण। तो कहने का अर्थ अपवर्तित किरण क्या है कि एक माध्यम, ये देखो सघन माध्यम है, ये क्या है विरल माध्यम है, ये क्या है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। तो कहने का अर्थ एक माध्यम यानी आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसी को हम लोग, जो आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद जो परिवर्तन के बाद जो मूर्ति है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं अपवर्तित किरण। इसको मिटा के ही लिख देते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो, अब यहाँ पर समझते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो कहने का अर्थ अपवर्तित किरण हो गया। अब देखो ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, ये क्या है अभिलंब है। अब देखो किसी यानी आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और किसी बिंदु पर डाला गया अभिलंब, किसी बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, है ना। उसी तरह अगर हम बात करें तो किसी बिंदु, अब देखो ई हो जाएगा आई, है ना, ई हो जाएगा आर। तो कहने का अर्थ है अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी बिंदु यानी जो ये क्या है अपवर्तित किरण और किसी बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये दोनों के बीच को कोण को क्या कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपवर्तन कोण। यानी अगर हम इसको लिखें कि आपतन कोण, तो आपतन कोण एक होता है आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण एक होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की अगर हम बात करते हैं तो आपतन कोण क्या होता है आई और अपवर्तन कोण क्या होता है आर होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ देख लिए। तो पहला तो हम देखें क्या, पहला पॉइंट क्या देखें प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन देखें, प्रकाश के अपवर्तन देखें। दूसरा पॉइंट क्या देखें आपतित किरण, आपतित किरण, है ना। तीसरा पॉइंट क्या देखें तो तीसरा पॉइंट देखें आपतन बिंदु, है ना। चौथा पॉइंट क्या देखें, चौथा पॉइंट देखें अभिलंब, है ना, अभिलंब। पांचवा पॉइंट क्या देखे थे आपतन अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, है ना। छठा पॉइंट क्या देखे थे तो छठा पॉइंट देखे थे, छठा पॉइंट क्या देखे हैं तो छठा पॉइंट देखे हैं आपतन कोण। सातवां पॉइंट अगर देखें तो सातवां पॉइंट क्या देखते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये चीज़ हम देख लिए, ठीक है। अब देखो अब यहाँ तक तो हम देख लिए।
अब इसमें बात आती है नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये 7 पॉइंट देख लिए। अब हम बात कर रहे थे क्या कि प्रकाश की चाल, किसकी, प्रकाश की चाल। अब देखो प्रकाश की चाल अगर समझना है तो प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो देखो इस हम पिछले वीडियो में हम यानी पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसको हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा जल्दबाजी हो गया था, ठीक है। तो उसको आसानी से समझने के लिए देखो बात समझो, ठीक है। तो कहने का अर्थ है उसमें थोड़ा स्पीड हो गया, समझाया लेकिन क्या है थोड़ा स्पीड में समझा दिए। तो इसको अगर उसमें नहीं समझ में आया तो यहाँ आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो देखो बात समझो, थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा, लंबा है ना, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, समझना है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है प्रकाश की चाल। अब देखो प्रकाश की चाल क्या होता है, तो कहने का अर्थ है देखो चाल किसको कहते हैं। सिंपल से अगर हम बात करेंगे कि चाल क्या होता है तो कोई भी वस्तु अगर जिस गति से चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो चाल अगर हम बात करें तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर भिन्न भिन्न माध्यम की बात करते हैं, भिन्न भिन्न माध्यम, भिन्न भिन्न माध्यम, भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 माध्यम की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 माध्यम की हम बात करते हैं। जैसे एक होता है निर्वात, ठीक है, एक निर्वात की बात करेंगे, निर्वात, ठीक है। एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। यानी अब हम यहाँ देखो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, निर्वात क्या होता है ये भी समझना, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। बाकी जैसे ठोस, द्रव, गैस ये सब चीज़ पता है, ऑलरेडी 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ाए थे। तो ये चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो नहीं पढ़ा, जिसको समझ में नहीं है वो देखेगा, ठीक है, देख लेना है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि लाइन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइन चली गई। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये कैमरा को हटा देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा, फ़ोटो बढ़िया से आ नहीं रहा है। इसको कैमरा को थोड़ा हटा ही देता हूँ, है ना, कैमरा हटा दिया। अब बात समझो, ठीक है। तो कहने का अर्थ है इसको हटा दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें निर्वात, निर्वात क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि निर्वात क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो अब यहाँ पर समझो कि निर्वात, हम पहला बात करते हैं निर्वात। निर्वात क्या होता है, तो देखो निर्वात की अगर हम बात करें कि वैसे माध्यम, हम यहाँ अगर हम बात करेंगे कि वैसे माध्यम है ना, जिसमें है ना, जिसमें वायु नहीं होगा, धूलकण नहीं होगा, है ना। तो ये सब नहीं होगा, जहाँ वायु होगा ही नहीं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धूलकण। जब वायु नहीं है तो धूलकण कहाँ से होगा। तो कहने का अर्थ वायु भी ना हो, धूलकण भी ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे ठोस, ठोस की अगर बात करें तो ये तो हो गया निर्वात, यानी जहाँ क्या वायु का मान क्या शून्य। हम निर्वात को हम क्या और कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर ठोस की बात करते हैं तो ठोस क्या होता है, तो ठोस की अगर सिंपल सी हम डेफिनेशन दें तो ठोस क्या है, तो देखो वैसे माध्यम, ठीक है। देखो जिसका आकार और आकृति निश्चित होता है, आकार यहाँ पर समझना, आकार भी निश्चित होता है और आकृति भी क्या होता है, निश्चित होता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईंट, पत्थर, है ना, लोहा, लकड़ी, ये सब क्या है, तो ये ठोस है। अगर हम द्रव की बात करते हैं तो जिसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है, आकार क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है, ठीक है। तो उसको जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है, तो ये सब द्रव है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो बात समझो, अब अगर हम इसमें क्या है, आकार निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखें, जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पानी है,
ठीक है। पानी अगर मान लो कि एक गिलास में लिए, तो एक गिलास में लिए तो गिलास का आकार ले लिया। अब वही एक गिलास पानी को अगर मग में रख दिए तो मग का आकार ले लेगा। ठीक है। वही एक मग पानी जो है अगर मान लो कि क्या बोलता है बाल्टी में ले लिए तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो कहने का अर्थ है ना। तो कहने का अर्थ सिंपल सा, इसका आकृति क्या होगा, निश्चित होगा, और आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। यानी कहने का अर्थ आकार हमेशा क्या होगा, चेंज होते रहेगा। यानी जिस में डालेगा उसी का आकार ले लेगा। अब इसमें अगर गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में क्या होगा, आकार भी क्या होगा, अनिश्चित होगा, और आकृति भी क्या होगा, अनिश्चित होगा, यानी निश्चित नहीं होगा। यानी ना तो आकार सही होगा नहीं तो आकृति होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि इसमें ना तो आकार निश्चित होगा और आकृति भी निश्चित नहीं होगा, जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, गैस है। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि ठोस में अगर बात करें तो इसमें इसके बीच जो मोलिकुलर कण होता है ये आपस में बहुत पास पास सटा हुआ होता है। क्या होता है, बहुत पास पास सटा हुआ होता है। जबकि अगर इसमें बात करें थोड़ा दूर होता है, इसका मोलिकुलर कण क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। जबकि अगर इसका बात करें तो इसका काफ़ी दूर दूर होता है। इसका क्या होता है, काफ़ी दूर दूर होता है। तो ये चारों माध्यम हम समझ लिए। ठीक है। ये चारों माध्यम समझ लिए तो हम क्या समझ रहे थे कि प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। जैसे निर्वात हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो अब यहाँ पर समझते हैं क्या कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में अगर प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को हम क्या लिखते हैं, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब अगर हम बात करें ठोस में, तो ठोस में कितना होता है, तो ठोस में अगर बात करें तो हम है ना 2 लाख है ना, सही है ना। तो अब देखो, पहले ठोस नहीं निर्वात लिए फिर लिक्विड लेंगे, यानी द्रव में। द्रव में कितना होता है ना, तो द्रव में होता है 2.25 है ना, × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कहने का अर्थ है, सिंपल सी बात ध्यान में रखना, थोड़ा इसमें मतलब ठोस का हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी दिमाग से निकल गया। ठीक है। कितना होता है तो देख लेना, पीछे हम लिखाए हैं। ठीक है। तो कहने का अर्थ सिंपल सा, देखो कि निर्वात में कितना होता है, इतना होता है, द्रव में कितना होता है, इतना होता है ना। तो कहने का अर्थ सभी माध्यम में जो प्रकाश की जो है चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। ठीक है। जब यहाँ तक देख लिए हैं तो अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखो यहाँ तक हम देख लिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो देखो क्या है, अगला हम अगर चलते हैं तो अगला पॉइंट आता है अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखो अपवर्तनांक की अगर हम बात करते हैं तो देखो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल है ना। दिख तो नहीं रहा है ना, कोशिश करते हैं, 1 मिनट है ना, अब सही है। चलो थोड़ा थोड़ा तो दिख रहे हैं। तो देखो अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक की अगर बात करें तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का, तो अभी हम जस्ट बताएं माध्यम क्या क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है ना, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, निर्वात हो सकता है। तो कहने का अर्थ किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हो,
है ना, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हो, तो यहाँ क्या देखो क्या बोल रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहाँ कांच यानी ठोस में कितना होता है, तो यहाँ लिख ही देते हैं, ठीक है। ठोस में कितना होता है, तो ठोस में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सही थे, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें किसी माध्यम के अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना बताएं, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कहने का अर्थ है, और माध्यम उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। मान लो कि किसी का भी अपवर्तनांक निकालना है, मान लो कि द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, जैसे कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे ना, तो कहने का अर्थ कांच के अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि शून्य किसको बोलते हैं, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और जो कांच है, कांच का जो है यानी कांच क्या है, ठोस है, तो ठोस का जो अपवर्तनांक होगा, उन ठोस में प्रकाश की जो चाल होगा उसके अनुपात मतलब क्या, बट्टा, ठीक है। तो कहने का अर्थ देखो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक यानी कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी भाषा के यानी एन को 9 लिखा गया है ना। तो यहाँ पर इसको हम पहले सुधारते हैं, है ना। ये क्या होगा, एन अक्षर से सूचित करता है, तो इसे अंग्रेजी भाषा के एन अक्षर से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो अपवर्तनांक समझ में आ गया कि जिस माध्यम का भी निकालना है, तो किसी भी माध्यम जैसे द्रव का हो, ठोस का हो, गैस का हो, किसी का भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर मान लिया जाए द्रव का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, द्रव का अपवर्तनांक मान लो कि सिंपल सा इधर अभी समझो बात, जैसे हम कांच का निकाल रहे हैं तो कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि शून्य में जो निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा क्या, कांच में प्रकाश की चाल, अब ये दोनों को कर देंगे तो क्या निकलेगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अगर निकालते हैं तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर हम लिखेंगे निर्वात या शून्य, निर्वात बोलो या शून्य, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, अब बट्टा कांच का निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो ये याद रखना पड़ेगा, तभी जैसे कांच में क्या होता है, निर्वात में क्या होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख होता है, 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। और उसी तरह कांच में कितना होता है, 2 लाख होता है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब बताओ यहाँ पर अगर हम देखें तो किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड खत्म, ठीक है। 5 जीरो है तो 5 जीरो से 5 जीरो खत्म। अब क्या बचा, तो 3/2, और 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना निकल गया, 1.5, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें तो देखो ये एग्जाम्पल है किसका, अपवर्तनांक का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो ये कांच का अपवर्तनांक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया अपवर्तनांक क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समझना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, किसका, पानी का अपवर्तनांक। देखो पानी का अपवर्तनांक, अब देखो पानी का अपवर्तनांक हम देखो इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, लिखो पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक के अगर हम निकालेंगे तो पानी के अपवर्तनांक को हम कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, शून्य या निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा क्या करना पड़ेगा, तो किसका निकाल रहे हैं, पानी का, तो पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब एक चीज बताओ, निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में तो 3 लाख होता है, 3 पर 5 जीरो है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें तो पानी में कितना होता है, तो पानी में होता है 2,25,000, 2,25,000। तो आप बताओ यहाँ पर अगर हम देखें तो किलोमीटर, किलोमीटर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करेंगे तो अगला हम क्या कर सकते हैं, तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो गया। अब बताओ अगर यहाँ से कटा है तो 25 नमा 225, अब 25 एकम 25, 25 दूना 50, फिर 3 से कटा है, 3 तिया 9, 3 चौका 12, कितना हो गया 4, 4/3। इसी को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.33 है ना। तो अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.33। तो ये पानी का अपवर्तनांक निकल गया। तो कहने का अर्थ ये बात निकालने सीखना है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये निकालने समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब अपवर्तनांक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। अब अपवर्तनांक देखो, अब जैसे वायु है तो वायु का तो हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। वायु में क्या होता है, निर्वात की चाल क्या, वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल बटा वायु में प्रकाश की चाल, उससे हम निकाल लेंगे। उसी तरह पानी का कितना होता है 1.33, अभी निकाल के दिखाए थे। केरोसिन है ना, देखो पानी का अभी हम जस्ट निकाल के दिखाए थे ना, पानी में कितना होता है 1.33, ठीक है। तो अब अगर हम देखें उसी तरह क्या, एल्कोहल में कितना होता है इतना, तारपीन में कितना होता है इतना, कार्बन डाइसल्फाइड में कितना होता है इतना, बेंजीन में कितना होता है इतना, फिर पिघला क्वार्टर्स में कितना होता है। तो ये सब ये क्या है दिया हुआ। तो क्या सभी को याद करना है, नहीं, इसमें से कुछ याद करना जिसको हम क्या करते हैं स्टार लगा देते हैं। जैसे एक वायु का याद कर लेना है, ठीक है, एक पानी का याद कर लेना है, ठीक है, और एक एल्कोहल का याद कर लेना है, ठीक है, और एल्कोहल हो गया, और हीरा का याद करना है, ठीक है, हीरा का, और बर्फ का याद करना है। ये टोटल 5 हो गया, 5 कम से कम, ये 5 तो याद ही रखना है, ठीक है। और एक और कौन है, कौन 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 बेंजीन, केरोसिन, ये 6 याद रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 6 एकदम याद ही होना चाहिए। तो समझ में आ गया अपवर्तनांक क्या होता है, और अपवर्तनांक कैसे क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब में अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये बात ध्यान में रखो। कैसे, देखो कोई भी चीज़ को रटना आसान है, रट लेगा, क्या रटा हुआ चीज़ रख सकता आगे नहीं। देखो हमको सीखना है, ठीक है, अगर आगे पढ़ना है तो हमको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेगा, सिंपल सी बात, अगर नहीं सीखना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा है, अपना रट लो, ठीक है, बहुत सारा बुक आता है, रट लो रट लो रट लो रट लो, एकदम रट लो, ठीक है। एग्जाम में तो नंबर धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाने से क्या फ़ायदा, अगर नहीं पढ़ेगा बाद में यही क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये बात समझ लेना है, ठीक है। तो समझना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो कहानी ख़त्म, ठीक है। अब देखो आपेक्षिक अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक देख लिए। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखो आपेक्षिक अपवर्तनांक की अगर बात करें तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात। अब देखो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अनुपात, जैसे अगर मान लो कि पानी का अपवर्तनांक है ना, और कांच का अपवर्तनांक, ये दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अभी तक हम क्या देख रहे थे, किसी एक का अपवर्तनांक निकाल रहे थे, तो किसी एक का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या, पानी का, या पानी का निकाल रहे हैं तो पानी का, ठोस का निकाल रहे हैं ठोस का, कांच का निकाल रहे हैं कांच का। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जैसे निर्वात तो छोड़ दो, निर्वात को हटा दो, निर्वात को हटाने के बाद जैसे ठोस का निकाल रहे हैं द्रव के साथ, द्रव का निकाल रहे हैं गैस के साथ, गैस का निकाल रहे हैं गैस के साथ, ठोस के साथ, द्रव के साथ। तो ये माध्यम जो कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक अभी जस्ट बताए थे कितना आया था 1.33। अगर हम बात करें
अब यहाँ पर निकालते हैं पानी का अपवर्तनांक हो गया। अब अगर हम कांच का, पानी और कांच का निकाल रहे हैं तो पानी और कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो पानी का कितना 1.33, कांच का कितना बताए थे, तो कांच का देख लो, कांच का अभी जस्ट निकाल के दिखाए थे ना, कांच ये पानी का हो गया है ना, ये पानी का हो गया, ये कांच का हो गया, कांच का कितना 1.5। तो अगर हम इन दोनों का अगर अपवर्तनांक निकालते हैं तो 1.5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जितना भी आएगा ये दोनों को डिवाइड करके वही क्या होगा, पानी और कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो, इसको अगर और भी समझना है तो देखो क्या है कि अगर हम बात करते हैं यदि माध्यम एक कोई भी, जैसे पानी को मान लो एक, और यहाँ जैसे अभी हम क्या लिए थे, पानी और कांच लिए थे, पानी और कांच, तो पानी को हम क्या ले लिए, पानी को माध्यम एक और माध्यम दो कांच को ले लिए। तो माध्यम एक और माध्यम दो के निरपेक्ष अपवर्तनांक हम अगर पानी को ले रहे हैं 1 और कांच को 2 ले रहे हैं, तो पानी को जो हम क्या मान के चलेंगे N1 और कांच को क्या मान के चलेंगे N2। तो इसका जो सापेक्षिक अपवर्तनांक, जो आपेक्षिक अपवर्तनांक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो N2 1 लिखेंगे, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2/N1 हो जाएगा। और यही फार्मूला क्या है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो अब आपेक्षिक अपवर्तनांक में कोई दिक्कत बताओ, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो ये तो हो गया आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखो आपेक्षिक अपवर्तनांक के बाद हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद हम समझते हैं अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम की अगर बात करते हैं तो देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे हम जस्ट बताएं, जैसे ये क्या है, सतह है, ये क्या है, सतह। अब ये सतह है, ठीक है, अब यहाँ से कोई भी किरण आती है, ये किरण आई, ठीक है, अब ये किरण आई और क्या है, ये बिंदु है, अब बिंदु पर एक लंब खींच दिए, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। ये आपतन बिंदु है। ठीक है, ये अभिलंब है। तो अगर सिंपल सी बात करते हैं तो देखो, ये प्रकाश की किरण जाना था किधर से, इधर से जाना था, इधर से, लेकिन हम मान लो कि इसको मान लिए सघन, इसको मान लिए विरल, इसको सघन और विरल मान लिए, लेकिन निकल गया किधर से, तो निकल गया इधर से। तो अब देखो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। समझना, अभी जस्ट बताए थे आपतित, ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, तो अपवर्तित, अपवर्तित। ठीक है, ये अपवर्तित है। उसके बाद ये अभिलंब है, ये क्या कहलाया, ये, तो इसको दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, ये क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, तो अब देखो, और इसमें और भी कुछ है, ये वाला जो, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाया, तो ये वाला कोण अपवर्तन, अपवर्तन कोण, जिसको हम क्या लिखते हैं, आर, है ना। और ये वाला कोण, तो ये वाला कोण आपतन कोण, आपतन कोण, इसको क्या लिखते हैं, आई। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझना है। तो इसमें जितना भी चीज़ लिखा हुआ हर एक चीज़ समझा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका नियम के अगर समझे, अपवर्तन के नियम, तो देखो अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित है। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 में अगर हम बात करें, क्या दे रखा है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखो तो समझते हैं, आपतित किरण है ना, आपतन बिंदु,
आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर है, तीनों यहीं पर जाके मिल रहा है, आपतित किरण भी यहीं मिल रहा है, अभिलंब भी यहीं मिल रहा है, अपवर्तित किरण भी यहीं मिल रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये पहला नियम है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही सतह पर है। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कहने का अर्थ है जो आपतन कोण की जया होगी, यानी आपतन कोण की जया, यानी आपतन कोण को आई बोलते हैं, यानी आपतन कोण की जया, यानी आपतन इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण की जया यानी आई, और ये क्या है, अपवर्तन कोण की जया। ये दोनों का एक अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। इसका अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ आई, यहाँ देखो इसका अनुपात, अनुपात कहने का मतलब कि आई बटा आर है ना, आई बटा आर एक नियतांक होता है। नियतांक हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या नियतांक है, नियतांक। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होता है इसमें, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि देखो यही चीज़ बोल रहा है ना कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब देखो इसको जरूरी नहीं है कि इसको लिखना ही है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना यहाँ। तो देखो दूसरा नियम यहीं से याद रखना है कि आपतन कोण की जया है ना, जिसको साइन ही बोलते हैं, और अपवर्तन कोण की जया इसको हम साइन आर बोलते हैं। इस साइन आई हो गया, इस साइन आर हो गया, ये दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो एक नियतांक होता है। तो अब देखते हैं आगे। तो देखो अब देखो ये जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम कौन था, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। तो यही दूसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो स्नेल का नियम हम क्या लिखेंगे, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो स्नेल का नियम में हम अगर परिभाषा लिखने बोल देगा तो हम क्या लिखेंगे कि आपतन कोण की जया है ना, ये लिखेंगे कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ही क्या कहलाता है, तो दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यदि आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से, यानी कहने का अर्थ अगर आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो प्रकाश के अपवर्तन कोण के दूसरे नियम से क्या होता है कि साइन आई बटा साइन आर एक क्या है, नियतांक है। यानी ये बात ध्यान में रखना। तो ये चीज़ कहाँ से मिलता है, तो दूसरे नियम से, यानी स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझ में आ गया कि स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। समझ में आया कि नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया है ना, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यदि आपतन कोण बराबर आई है और अपवर्तन कोण बराबर आर है, तो द्वितीय नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर क्या है, एक नियतांक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, आया कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, है ना, दिक्कत है ना। अगर कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो आराम से दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, बाकी फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अगर बात करें कि यह नियतांक माध्यम 2 और 1 के बीच हो, अगर मान लो कि माध्यम 2 और 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो यहाँ तक तो हम नियतांक देख रहे थे, लेकिन अगर यही चीज़ हम मान लेते कि माध्यम 1 और 2 के बीच अगर अपवर्तनांक निकालना है, तब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक नियतांक है, नियतांक हो सकता है कि माध्यम 1 और 2 के बीच हो, है ना, हो सकता है 2 और 1 के बीच हो। अब 1 और 2 के बीच होता है तो वो n12 लिखते हैं, और 2 1 के बीच होता है तो n2 लिखता है। यानी कहने का अर्थ नियतांक अगर हम बात करें तो जो नियतांक, अभी जो हम नियतांक की बात कर रहे थे, तो वो जो नियतांक है, तो नियतांक अगर माध्यम 1 और 2 के बीच है,
माध्यम 1 और 2 के बीच होगा तो हम क्या लिखते हैं, नियतांक को लिखते हैं n12 लिखते हैं। अगर वही माध्यम 2 और 1 के बीच होता है तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, n21 लिखते हैं। तो नियतांक के जगह पर अगर 1 2, यहाँ देखो 2 और 1 के सापेक्ष है, 2 और 1 के सापेक्ष है इसलिए 21 लिखें। अगर 1 और 2 के सापेक्ष होता है तो यहाँ क्या लिखते हैं, n12 लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन तो वहीं तक था, स्नेल नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, ये सब बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये बात हो गया। तो n1 बराबर क्या, n2 बटा n1। अब इसको अगर इसके साथ गुना करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसके जगह पर ई लिख सकते हैं ना, इसके जगह, क्योंकि 2 और 1 क्या है तो ई इसके साथ चला जाएगा, ई इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ देखो, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पे जगह था ना, तो जैसे कि है क्या है कि n21, अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं पहले। जैसे हम क्या जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर है ना, बराबर क्या, n21 है। ठीक है, तो n21 को हम क्या लिखें, क्योंकि 2 और 1 के सापेक्ष है, तो 2 और 1 के सापेक्ष है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, n21 को क्या लिख सकते हैं, n2 बटा n1 लिख सकते हैं। अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 साइन आई अब बराबर n2 साइन आर। देखो यही चीज़ है यहाँ, n1 साइन आई n2 साइन आर। इसे ही स्नेल के नियम का सम्मित रूप कहा जाता है। स्नेल के नियम का जो सम्मित रूप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम का सम्मित रूप कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। अब देखो, हम प्रकाश के अपवर्तन का अपने दैनिक जीवन में यानी प्रतिदिन चर्या में अगर हम बात करें कि कैसे कैसे इसका उपयोग करते हैं, किस हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं, तो किस हिसाब से अगर प्रयोग की बात करते हैं, तो देखो अगर हम बात करें कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश तब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कहने का अर्थ है उस दिन यानी पिछले क्लास में भी बताएं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जैसे यहाँ से आई ये अभिलंब है, तो कहने का अर्थ जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि वही चीज़ अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि जब सघन से विरल में जाता है, जब सघन से विरल में जाता है ना, सघन से विरल में जाता है, तो जैसे ये है, ये अभिलंब है तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हो गया, ये दूर चला गया, ये अभिलंब से कितना दूर चला गया। अब पहले क्या गया था, विरल से सघन में क्या नहीं दिख गया था, लेकिन क्या सघन से विरल जाएगा तो दूर हट जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दूर हो गया। तीसरा अगर बात करें, जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली लंबवत पड़ती है। और तीसरा पॉइंट ये भी बताए थे कि अगर मान लिया जाए कोई भी सतह है उस पर अगर किरण मान लिया जाए लंबवत पड़ेगा, तो अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई भी किरण अगर लंबवत पड़ रहा है, ठीक है, लंबवत पड़ रहा है तो वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, यानी बिना मुड़े हुए वो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। तो देखो जब प्रकाश की किरण किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो ये 3 पॉइंट है। तो कहने का अर्थ ये यहाँ तक क्या है, ये यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो कहने का अर्थ इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, अब ये फिजिक्स है ना, यानी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, लाइन भी नहीं है ना, तो कहने का अर्थ लाइन नहीं है, उसके साथ ही दिक्कत है लाइन नहीं रहने के कारण। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे फिर
अगला क्लास, क्योंकि कल भी नहीं हो पाया। कल भी नहीं होने का मेन रीज़न यही है कि लाइन का ही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी लाइन का बहुत ज़्यादा पंजाब में जो है लाइन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो कहता है ना, एक कहावत है कि अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में, तो फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो उतना बढ़िया नहीं मिलेगा जहाँ हम पैसा लगा के। अगर मान लो कि कहीं हम खाना खाने गए, ठीक है, तो मान लो कि कोई भी होटल है, खाना खाने गए, तो मान लो कि उसमें हम पैसा दे के खा रहे हैं तो जितना बढ़िया खिलाएगा। अगर वही गए अब पैसा ना दे के हम खाएं, यानी कहने का अर्थ ज़बरदस्ती बोले कि हम पैसा नहीं देंगे और खाएंगे, तो कहने का अर्थ है क्या वो जो खिलाने वाला उसका क्या हो जाएगा, मन उब जाएगा। यानी कहने का अर्थ रोज़ रोज़ हम जाके फ्री खा रहे हैं, तो रोज़ रोज़ जाके 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, अब रोज़ हम फ्री जाके खाएंगे। सिंपल सी बात है, रोज़ अगर हम फ्री जाके खाएंगे तो कितना वो खिलाएगा, बढ़िया नहीं खिलाएगा। उसी तरह पंजाब का हाल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि महीना में यानी 2 महीना में 600 यूनिट फ्री मिलता है। तो कहने का अर्थ है उस प्रकार से पंजाब सरकार भी अपना करता है, जब फ्री देना ही है तो बिजली ही काट लो, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम क्या बिजली कटा रहता है, उतना ज़्यादा रहता नहीं है, बहुत प्रोसेस गंदा है यहाँ का, ठीक है। तो बिजली एकदम मत पूछो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना, इसी चैनल पे। अगले क्लास देखते हैं, केमिस्ट्री का भी रिकॉर्ड कर पाए तो ठीक है, नहीं तो लाइन का इतना प्रॉब्लम है कि मत पूछो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री का भी बना के डाल दें, ठीक है। और मैथ का भी देखो, सब चीज़ मेरा मतलब जो भी है पीडीएफ्स और सब बना हुआ है, सिर्फ क्या है कि रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करे तो करे कैसे, लाइन है नहीं। अभी बताओ लाइन कट गया, अब हम दिख नहीं रहे, दिख रहे थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो कहने का अर्थ है और क्या करें, मेरे पास कोई चारा नहीं है ना। अब क्या है कि हमको भी यहाँ ज़्यादा दिन रुकना नहीं है पंजाब में, ठीक है। तो ज़्यादा दिन रुकना नहीं है तो ज़्यादा व्यवस्था तामझाम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सामान जितना हम लेंगे उतना लेके भी जाना है। तो कहने का अर्थ इसलिए हम जो है ज़्यादा हम कर नहीं रहे, ठीक है। फिर वापस हम आ रहे हैं, मतलब क्या यहाँ तो नहीं रहेंगे, यानी अपना यानी बिहार में भी नहीं रहेंगे, लेकिन क्या है बिहार के आसपास ही रहेंगे। हो सकता है कलकत्ता हो, बंगाल हो, कहीं कलकत्ता में रहें या धनबाद रहें या आसनसोल रहें, कहीं रहें, लेकिन यहीं आसपास रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी कारण से हम ना तो लाइट का व्यवस्था कर रहे हैं ना तो कुछ, मतलब अगर देखो जितना ज़्यादा सामान ले जाना भी तो दिक्कत है। यहाँ से दूरी पड़ता है 1800 किलोमीटर, लगभग 1800 किलोमीटर है, ले जाना सामान उठी, तो कितना बहुत सारा सामान ऑलरेडी खरीद चुके हैं, अब इसको ले जाने में हालत ख़राब हो रहा है। तो कहने घर थी ये सब बात, इसलिए हम लाइट का भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो एक जगह जब तक सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक, है ना, दिक्कत होगा, ठीक है। आज ज़्यादा दिन दिक्कत नहीं है, मतलब 1-2 महीना, है ना, फिर तो चलेगा ही, ठीक है। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, है ना। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।